Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये भी देख लिया था, राइट? तो दिस वी हैव कंप्लीटेड। एक आध प्रॉब्लम भी हमने देखा था, एक प्रॉब्लम शायद आपको हमने दिया भी था होमवर्क के लिए, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन एक अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या है। तो उसके लिए जैसे हमने डाइवर्जेंस में देखा था कि फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी था, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड में हमें परिसंचरण के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी पहले उसको देखें और उसके बाद हम इसको डिटेल में देखें, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको ध्यान हो, हमने देखा था कि अघूर्णी क्षेत्रों के लिए इररोटेशनल फील्ड्स बहुत पहले, यदि आपने दोबारा रिवाइज किया हो, इररोटेशनल फील्ड्स दैट इज अघूर्णी क्षेत्र। अघूर्णी क्षेत्र, ओके। तो इररोटेशनल फील्ड्स के केस में हमने ये देखा था कि लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज पाथ दैट इज जीरो, दैट इज इंटीग्रल ए डॉट डीएल बंद पथ पर, इंटीग्रल ए डॉट डीएल बंद पथ पर ये जीरो होता है। ये हमने किसके लिए देखा था? अघूर्णी क्षेत्र के लिए। तो आप लोग यदि बार बार मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, और नहीं देख रहे होंगे तो नहीं आएगा ध्यान में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप बार बार वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। तो ये तो अघूर्णी क्षेत्र के लिए हुआ, परंतु और भी तरह के क्षेत्र होंगे जिनके लिए इंटीग्रल ए डॉट डीएल का मान जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ऐसे जो फील्ड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? घूर्णी क्षेत्र। तो जिनमें इंटीग्रल ए डॉट डीएल बंद पथ पर दैट इज नॉट जीरो, तो वो क्या कहलाते हैं? घूर्णी क्षेत्र, रोटेशनल फील्ड्स, घूर्णी क्षेत्र, रोटेशनल फील्ड्स। ठीक है, इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि जो कर्ल है वो इन्हीं की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोटेशनल फील्ड्स की। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं। चलिए, एक हमने वेक्टर फील्ड ले लिया। ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं अपन इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा तब तो ये अघूर्णी क्षेत्र बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर इस फील्ड में हमने एक प्लेन ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लेन। ओके, पी क्यू आर और एस, और ये फील्ड ले लिया हमने वेक्टर ए। ठीक है, हमने हालांकि यहाँ सीधी सीधी लाइनें दिखाई हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सीधी हो। मतलब वेक्टर ए का मान जो है वो पोजीशन के साथ बदल रहा है। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि वेक्टर ए का मान
पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तब यदि हम इस पी क्यू आर एस जो हमने रेक्टेंगल लिया है, इसको यदि हम इस वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर ले लें, मतलब इस तरह से ले लें कि इसकी सभी भुजाएं वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो जाए। ले सकते हैं ऐसा? ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। राइट, सभी भुजाएं जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएं। तो उस केस में यदि हम इस पर, इस बंद पथ पर, कौन से पी क्यू आर एस है, उस पर इंटीग्रल ए डॉट डी एल का मान निकालें, इंटीग्रल ए डॉट डी एल पूरे बंद पथ पे, राइट, लाइन इंटीग्रल। तो उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डॉट डी एल पी टू क्यू प्लस इंटीग्रल ए डॉट डी एल क्यू टू आर प्लस इंटीग्रल ए डॉट डी एल आर टू एस प्लस इंटीग्रल ए डॉट डी एल एस टू पी। राइट, इसका मतलब हम फिगर में जो है किस तरह चलेंगे, ये जो हम एरो से दिखा रहे हैं, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस और एस टू पी। तो इस तरह से पूरा बंद पथ हो गया ये, ठीक है ना। अब इस बंद पथ पर हमने किस तरह की कंडीशन ली है कि ये जो रेक्टेंगल है ये इस वेक्टर क्षेत्र, जो सदिश क्षेत्र है, उसके लंबवत है। रेक्टेंगुलर फील्ड की चारों भुजाएं हैं वो इसके लंबवत हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड की चारों भुजाएं इसके लंबवत हैं। तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए और डीएल के बीच में क्या कोण बनेगा? डीएल क्या है? डीएल एक अल्प विस्थापन इसका ले रहे हैं अपन, है ना, अल्प विस्थापन किसी का भी। तो ए और डीएल के बीच में कितना कोण बनेगा? एनीवन? वेक्टर ए और वेक्टर डीएल कितना कोण बनेगा जब ये लंब है भुजाएं सब? तो सीधा सीधी बात है, वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल, है, ठीक है। वेक्टर ए जो है वो डीएल के लंबवत होगा। क्यों? क्योंकि डीएल तो इस दिशा में है ना, भुजा की जो लंबाई है उसकी दिशा में अपन डीएल ले रहे हैं, ये डीएल है। इसी तरह से सभी में, तो सब में डीएल इस तरह से है, तो ए जो है वो डीएल के लंबवत होगा, और ये डीएल के लंबवत होगा तो ए डॉट डीएल का मान क्या होगा? ए डॉट डीएल विल बी इक्वल टू, क्या मान होगा? ADL cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होगा? 0. So this will be 0. So A dot dl will be 0. समझ में आ गई बात कि जब हम ऐसा क्षेत्र भी ले रहे हैं जो कि घूर्णी क्षेत्र अपन ने लिया, हमने कहा कि वेक्टर ए का मान सभी बिंदुओं पर एक समान नहीं है, परंतु जब रेक्टेंगल हमने इस तरह से लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझे, राइट। तो जब हमने इसको इस तरह से लिया वेक्टर ए को कि वेक्टर ए और डीएल, सारे डीएल जितने हमने लिए वो सब क्या हो गए? लंबवत हो गए। तो वेक्टर ए डॉट डीएल 0 हो गया, और ऐसे केस में इंटीग्रल ए डॉट डीएल पूरे बंद पथ पे दैट बिकम्स 0। ठीक है, अब चलो इसकी पोजीशन को बदलते हैं। अब इस प्लेन को, जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से घुमा देते हैं इसे, इस तरह से घुमाते हैं 90 डिग्री से कि मान लीजिए पी क्यू और आर एस, ये जो भुजाएं हैं साइड्स, ये वेक्टर ए के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, हैं, वेक्टर ए के पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए। कर सकते हैं ऐसा? घुमा दिया 90 डिग्री से, तो पी क्यू और आर एस तो समानांतर हो गए। परंतु यदि हम एस पी और क्यू आर की बात करें तो क्या होगा?
SP एंड QR, इनकी कंडीशन कैसी होगी? कोई भी वेक्टर ए के लिए क्या ये भी समानांतर होंगे उसके? SP और QR क्या ये भी समानांतर होंगे? यदि हमने 90 डिग्री से घुमाया जिससे कि PQ और RS तो लंबवत हो गए, सॉरी पैरेलल हो गए, नो सर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही होंगे, है ना। आप रख के देख लो, कोई प्लेन ले लो, कॉपी ले लो, रख के देख लो, तो ये क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर ही होंगे। समझ में आ गई बात? तो SP और QR जो हैं, ये जो साइड्स हैं, दे विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, है ना। तो इसलिए इनके केस में मतलब इंटीग्रल A डॉट dl S to P will be 0 and this will also be equal to integral Q to R A dot dl, है ना। तो ये दो इंटीग्रल तो 0 हो गए। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब बचे दो। तो अब यदि अपन पूरे बंद वक्र के लिए A डॉट dl लिखें, A डॉट dl पूरे बंद वक्र के लिए, राइट, सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल A डॉट dl P टू Q प्लस इंटीग्रल A डॉट dl P टू Q और R टू S, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, वेक्टर ए बदल रहा है पोजीशन के साथ। तो वेक्टर ए बदल रहा है तो P से Q के भी तरफ और जब हम लेते हैं और R से S हम लेते हैं तो A का मान डिफरेंट होगा, और A का मान यदि डिफरेंट होगा तो जो A डॉट dl आप निकालेंगे उसका मान भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि PQ और RS की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी इसको अपन को प्लस की जगह यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। परंतु चूंकि वेक्टर ए का मान एक समान नहीं है इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो हम क्या देख रहे हैं, इससे हमने कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि इंटीग्रल A डॉट dl जो बंद पथ पर हम ले रहे हैं उसका मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? किस चीज के ऊपर? कोई भी बता सकता है, सोच सकता है इसके ऊपर। एक बार हमने रेक्टेंगुलर प्लेन को लिया जिससे कि चारों भुजाएं लंबवत हो गई वेक्टर फील्ड के, एक बार हमने ऐसा लिया कि दो भुजाएं लंबवत हुई और दो भुजाएं नहीं हुई, तो इंटीग्रल A डॉट dl का मान बदल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल A डॉट dl का मान किस पे निर्भर करेगा? उसके रोटेशन पे, रोटेशन पे, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। जो एरिया जो हमने लिया PQRS, जो प्लेन लिया हमने PQRS है, उस वो कितना एंगल सदिश क्षेत्र से बना रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा, है, समझ आ गया? तो इसमें जब हमें इस ऐसा ओरिएंटेशन हम इसका लें, ऐसा एंगल लें जिसमें कि हमको मैक्सिमम मान मिले लाइन इंटीग्रल का, इंटीग्रल A डॉट dl जो है जिस एंगल पर मैक्सिमम हो, तो हम क्या लेना चाह रहे हैं? इंटीग्रल A डॉट dl मैक्सिमम, ठीक है ना, पूरे क्लोज कर पे। और यदि हम इस मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल को पर यूनिट एरिया ले लें, प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो उसको अपन कहते हैं कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। सो मैक्सिमम इंटीग्रल A डॉट dl पर यूनिट एरिया, दैट विल बी कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। आपको ध्यान हो हमने ग्रेडियंट के केस में भी मैक्सिमम लिया था, हैं?
अधिकतम परिवर्तन लिया था हमने, ठीक है ना, अधिकतम दूरी ली थी। तो ग्रेडियंट के केस में भी डायरेक्शन हो गया था। यहां पर नहीं सॉरी, ग्रेडियंट के केस में हमने न्यूनतम दूरी ली थी, नॉट अधिकतम है। ग्रेडियंट के केस में न्यूनतम दूरी अपन ने ली थी, जिससे कि डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर जो है वो मैक्सिमम हुआ था। दूरी न्यूनतम और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी हम इंटीग्रल ए डॉट डीएल को मैक्सिमम ले रहे हैं। तो मैक्सिमम इंटीग्रल ए डॉट डीएल का मान जब हम प्रति एकांक क्षेत्रफल लेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमको ये ले रहे हैं उसको लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि ये किसी ऊपर निर्भर कर रही है, दिशा के ऊपर निर्भर कर रही है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड दैट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया दिमाग में ये चीज। अब दिशा कैसे निकालें, yes, दिशा, तो दिशा जो है आप जानते हो जो क्षेत्रफल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्षेत्रफल जो है, जो भी अपन ने पी क्यू आर एस जैसे प्लेन ले लिया है, तो वो परपेंडिकुलर उसके हैं, ठीक है। तो जब हम यहां पर पी क्यू आर एस ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं। तो पी क्यू आर एस अपन यहां ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है। पी क्यू आर एस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आगे बेटा, आगे भी तो लैब है। सो पी क्यू आर एस जो है वो डायरेक्शन कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस डायरेक्शन में यदि हम स्क्रू को घुमाएं तो जो दिशा वो बताएगा स्क्रू का जो टिप है ना, वो जो दिशा बताएगा उसको, वो दिशा जो होगी वो क्षेत्रफल की दिशा होगी, यहां पर कर्ल की दिशा होगी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस में यदि अपन स्क्रू को घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, इसके लंबवत रखते हुए पी क्यू आर एस के, तो स्क्रू इसके किस तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा, जिधर हमने वेक्टर ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यदि क्लॉकवाइज होता तो अंदर की तरफ जाता है उसका टिप, और ऐसे उसका टिप बाहर की तरफ आएगा, मतलब स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ आएगा। सो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ कर्ल वेक्टर ए, ठीक है। ओके, तो अब ये कर्ल को अपन डिफाइन करते हैं। अब कर्ल को कैसे डिफाइन करें, ये चीजें तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें बेटा। ये कर्ल क्या होगा, no doubt sir, ओके। तो आप डेफिनेशन इसकी देखें क्या होती है कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए is an axial, अक्षीय और रोटेशनल वेक्टर, और रोटेशनल घूर्णीय सदिश और रोटेशनल वेक्टर whose magnitude is the maximum सर्कुलेशन, परिसंचरण, सर्कुलेशन लिया था ना हमने पी क्यू आर एस पूरा, मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए पर यूनिट एरिया as the area tends to zero, मतलब अत्यल्प क्षेत्रफल, as the area tends to zero, क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम, अत्यल्प क्षेत्रफल अपन ले रहे हैं, and whose direction is the normal direction of
the area when the area is oriented to make the circulation maximum. है क्या हुआ? कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज एन एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्या है? एक अक्षीय या घूर्णीय सदिश है जिसका परिमाण हुज मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण इज द मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का अधिकतम परिसंचरण, जिसका परिमाण जो है वो वेक्टर ए का अधिकतम परिसंचरण है प्रति एकांक क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल जो है वो अत्यल्प हो, एरिया टेंड्स टू 0, और जिसकी दिशा कौन सी दिशा है? नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द एरिया। क्षेत्रफल की जो नॉर्मल जो दिशा है, परपेंडिकुलर दिशा, वो उसकी दिशा होगी जब ये जो क्षेत्रफल है वो इस तरह से व्यवस्थित है कि जो परिसंचरण है वो अधिकतम हो, मैक्सिमम सर्कुलेशन। बाकी दिशा में नहीं लेना है अपने को, पहले कौन सी दिशा चूज करनी है जिसमें कि परिसंचरण का मान अधिकतम हो जाए, और फिर उसके बाद जो दिशा मिलेगी वो कर्ल की दिशा होगी। क्लियर हो गया बेटा? सर एक बार दोबारा करो सर ये वाला। ये दोबारा बता दें? अच्छा, ये जो हाँ सर, कर्ल ये ऑफ डेफिनेशन है। डेफिनेशन को, ठीक है। हिंदी मीडियम के हो बेटा, इंग्लिश मीडियम के? हिंदी मीडियम सर। अच्छा, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए बेटा हम कैसे परिभाषित करते हैं? कर्ल ऑफ वेक्टर ए एक सदिश राशि है, पहली चीज तो है। कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल वेक्टर ए एक अक्षीय या घूर्णीय, अक्षीय या घूर्णीय सदिश राशि है। क्लियर हुआ? ये सदिश राशि है, ठीक यस है, सर। जिसका परिमाण क्या है? वेक्टर ए के अधिकतम परिसंचरण जो ए डॉट डीएल, इंटीग्रल ए डॉट डीएल अपन बोलते हैं उसको, क्या वो क्या होता है? परिसंचरण होता है। समझ में आ गई बात? तो इंटीग्रल ए डॉट डीएल क्या है? परिसंचरण, और उसका अधिकतम मान, सो परिमाण ए के अधिकतम परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है। समझ में आई? तो इंटीग्रल ए डॉट डीएल आप निकालोगे और इंटीग्रल ए डॉट डीएल का फिर अधिकतम मान निकालोगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेक्टेंगुलर प्लेन लेकर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और दिशा किसकी क्या होगी? क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। हाँ, और कर्ल ए की दिशा क्या होगी? कर्ल ए की दिशा अधिकतम परिसंचरण जब अपन ले रहे हैं, अधिकतम परिसंचरण के समय क्षेत्रफल की दिशा के समान होगी।
ठीक है। अधिकतम परिसंचरण के केस में कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन आप लेते हो तो मैंने बताया उसके जो सरफेस है उसके लंबवत जो है वो क्षेत्रफल की दिशा होती है, ठीक है। तो यहां पर जो परिसंचरण की अधिकतम परिसंचरण जब अपन ने ले लिया तो उस वक्त जो क्षेत्रफल की दिशा है वो दिशा जो है वो कर्ल ए की होगी। एनी डाउट बेटा बीबी? नो सर। Okay, so now we can write mathematically curl A that is equal to limit डेल्टा एस, सपोज ले लें अपन अत्यल्प क्षेत्रफल टेंडिंग टू जीरो, है ना, अपन यही कहा ना कि अत्यल्प क्षेत्रफल लेना है, तो लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रल ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल और पूरा बंद पथ पे है इंटीग्रल ए डॉट डी एल डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एस क्षेत्रफल। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो अपने आप में पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा स्केलर हो गया, है ना। इसको हमने दिशा दिखा दी एन कैप से, जहां पर एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है, ठीक है, और जो कर्ल का भी डायरेक्शन होगा। और डेल्टा एस एरिया क्या है, जो भी कर्व अपन ले रहे हैं, है ना, ये मान लीजिए कर्व है सी, तो इसके अंदर जो एरिया आई दैट इज योर डेल्टा एस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सी, डेल्टा एस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सी, कर्व सी के अंदर जो भी क्षेत्रफल है आ जाता है वो डेल्टा एस है। और एन हमने बता दिया यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना, इकाई सदिश है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन में है। और उसको अपन कॉर्कस्क्रू रूल से या राइट हैंड रूल से अपन उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? एनी शक, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो अब अपन चलते हैं आगे। जैसे अपन ने डाइवर्जेंस के केस में देखा था, ग्रेडियंट के केस में देखा था, तो डाइवर्जेंस के केस में हमने प्रूव किया था डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकाला था उसका मान। तो उसी तरह से अब हम कर्ल ऑफ वेक्टर ए का मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे, मतलब कार्तीय निर्देशांकों में हम इसका मान निकालेंगे। तो अपन लिखते हैं कर्ल ऑफ a vector field, curl of a vector field in Cartesian coordinates। कार्तीय निर्देशांकों में किसी भी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान, ठीक है। तो उसके लिए चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लिए। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इसमें हम एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज पी क्यू आर और एस, है ना, ये वाई दिशा में है, दिस इज वाई, राइट। अब तो जो पी क्यू आर एस हमारा जो हो गया सरफेस जो हमने लिया वो किस प्लेन में हो गया, वाई जेड तल में हो गया। पी क्यू आर एस सरफेस इज इन वाई जेड प्लेन, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमने जो अत्यल्प क्षेत्रफल लिया है तो इसको हम ले लें, मान लीजिए दिस इज डेल्टा वाई, क्योंकि वाई दिशा में ले रहे हैं, एंड दिस इज योर डेल्टा जेड। तो इसकी भुजाएं जो हैं वो हमने ले ली डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये पूरी को अपन बाउंड्री मान लें, मतलब अपन ऐसे चलें पी से क्यू,
P से Q, Q से R, R से S और S से P, राइट। ये पूरी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, एक छोटा सा एरिया इसके अंदर आ गया। सो पी क्यू आर एस कंप्लीट। इसके ऊपर अपन लाइन इंटीग्रल का मान निकालें तो क्षेत्रफल की दिशा कौन सी हो जाएगी, एक्स दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। क्षेत्रफल जो है वो एक्स दिशा में आ जाएगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मान लो यहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं पी पर, पी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और उस पर सपोज वेक्टर ए का मान है, पी बिंदु पर जिससे अपन चलेंगे पूरा लेंगे, उस पर मान लीजिए वेक्टर ए जो सदिश क्षेत्र है जिसमें ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए के जो घटक हैं वाई और जेड दिशा में, क्योंकि वाई जेड तल में ले रहे हैं अपन, तो वेक्टर ए के घटक वो हम मान लीजिए ए वाई और ए जेड ले लेते हैं वाई और जेड तल में, ठीक है। तो ए वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा जैसे ही अपन पी से क्यू की तरफ जाएंगे। सदिश क्षेत्र लिया हमने, एक वेक्टर ए सदिश क्षेत्र लिया हुआ है, तो ये जो है वो इसका घटक जो है वो पी से क्यू डायरेक्शन जो प्लस वाई दिशा है उस डायरेक्शन में ये मान लीजिए चेंज हो रहा है ए वाई, और ये जो चेंज है रेट, उसकी दर, बदलने की दर वो दी जाती है सपोज डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई से, है वाई दिशा में जो घटक ए वाई है जो कि पी बिंदु पर है, पी बिंदु पर तो ए वाई ले लिया हमने, और पी से जब हम क्यू की तरफ चलते हैं तो ए वाई में परिवर्तन की दर दूरी के साथ वाई दिशा में वो मान लीजिए डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई से दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ए वाई में परिवर्तन की दर, ए वाई में परिवर्तन की दर दूरी के साथ, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई विद डिस्टेंस वाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब मान लीजिए हम पी क्यू का मिड पॉइंट ले रहे हैं, पी क्यू का मिड पॉइंट, ठीक है। तो पी क्यू के मिड पॉइंट पर ये पॉइंट ले रहे हैं, पी क्यू का मिड पॉइंट, तो पी क्यू के मिड पॉइंट पर पी से दूरी कितनी होगी, पी क्यू के बीच में दूरी डेल्टा वाई है, तो मिड पॉइंट ले लें मान लीजिए एम सपोज, तो इस मिड पॉइंट पर पी से दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये जो दूरी है पी से एम तक की, ये दूरी जो हो गई दिस इज योर डेल्टा वाई बाय 2, ठीक है। तो जब हम पी से एम की तरफ जाते हैं तो जो ए वाई घटक है, ए वाई घटक है वो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा मिड पॉइंट पर एम के, तो वो अपन किस तरह से लिखेंगे, ए वाई तो था पी पर, तो ए वाई तो जो है वो पी पर है, और उसमें जुड़ जाएगा जो परिवर्तन हुआ डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये तो परिवर्तन की दर है, और कितनी दूरी तय की उसने, डेल्टा वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए का घटक है उसका मान कौन से, वाई घटक का मान, वाई घटक का मान बिंदु एम पर होगा, तो ये क्या हो गया, पॉइंट एम पर ए वाई का मान, पॉइंट एम पर ए वाई का मान हो गया। अब हम यहां एम बिंदु से हम चले मान लीजिए परपेंडिकुलर, इसके वाई दिशा के परपेंडिकुलर जेड की डायरेक्शन में चले, जेड के समानांतर, तो मिलेगा बिंदु एन, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर, ठीक है। तो जब ये चलेंगे तो फिर से वाई में घटक में परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन किसके द्वारा दिया जाएगा, वो परिवर्तन की दर हो जाएगी डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड, क्योंकि हम जेड दिशा में जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड दिशा में डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगी जेड दिशा में। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम अब पॉइंट एन पर ए वाई का मान, पॉइंट एन पर ए वाई का मान है, ये किससे लिख सकते हैं हम, दैट विल बी ए वाई, ये तो पहले से है ही, प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय 2, देन प्लस, अब ए वाई का जेड के साथ परिवर्तन देखना है तो उसकी दर लिख लेते हैं, डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड। और कितनी दूरी तय की, एम से एन तक जाने में, एम से एन तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड। तो बोलो बेटा डेल्टा जेड। ठीक है, तो अपने को ये एन बिंदु पर ये मान मिल गया ए वाई का, एम बिंदु पर हमको मान मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये जो क्षेत्रफल है इसको अत्यल्प माना हुआ है, पी क्यू आर एस जो है क्षेत्रफल वो अत्यल्प है। तो जो भी मान यहाँ पी क्यू के मध्य बिंदु पर या आर एस के मध्य बिंदु पर हमने निकाला, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो उसकी सारी भुजाओं पर है। कौन सी भुजा, पी क्यू या आर एस। तो पूरी पी क्यू भुजा पे मान जो है वो ये वाला हो जाएगा जो पहले अपन ने लिखा, और पूरी आर एस भुजा पे मान ये हो गया। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड along path PQ will be, पथ PQ के साथ जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन 2। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड along path RS that will be AY plus delta AY upon delta Y into delta Y by 2 plus delta AY by delta Z into delta Z। क्लियर हुआ ये, एंड देयरफॉर हेंस यदि हम इनका कुल टोटल लिखना चाहें, इंटीग्रल ए डॉट डी एल पी टू क्यू प्लस इंटीग्रल ए डॉट डी एल आर टू एस, ठीक है, देन दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये पूरा टर्म दैट इज ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय 2, ये टर्म। ठीक है ना, और उसके बाद दूसरा टर्म ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय 2 प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम। तो यहां पर प्लस आएगा या कुछ और आएगा, माइनस आएगा, कौन बताएगा, बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में। प्लस आएगा। अब देखो बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम बना रखा है आपने कॉपी पे, नहीं बनाया होगा। अब देखो पी क्यू की दिशा कौन सी है,
प्लस वाई की दिशा है, दिख रही है पी क्यू की दिशा, और आर एस की दिशा कौन सी है, माइनस वाई की दिशा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इस कारण से क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की डायरेक्शन में, माइनस वाई दिशा में, इसलिए दूसरा टर्म माइनस हो गया और पहला टर्म प्लस वाई की दिशा में, तो वो धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका जो कैलकुलेशन करके, जो सोल्यूशन करके आप निकलेगा, वो क्या निकलेगा, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचा माइनस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक चीज छूट गई अभी। क्या चीज छूट गई? कि यहां पर ए डॉट डीएल अपन ने लिया हुआ है। तो ए डॉट डीएल जो है उसमें अपने को इसके साथ साथ, ये तो वेक्टर ए के घटक का मान हुआ ना, वेक्टर ए के घटक का मान, तो ये हो गया। अब डॉट डीएल, तो डीएल क्या है यहां पर, कौन सी दिशा है, या तो प्लस डेल्टा वाई या माइनस डेल्टा वाई, है ना, ये दिशा है। तो इसके साथ साथ इसको गुणा उनको डेल्टा वाई से भी करना पड़ेगा, ए डॉट डीएल। ठीक है, क्योंकि घटक हम ले रहे हैं वाई दिशा में, तो जो एंगल है वो जीरो हो गया। वाई दिशा में जो ए वाई हमने घटक लिया है, ए वाई और वाई के बीच में एंगल जीरो है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दिस विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई। तो ये आंसर आया आपका पी क्यू और आर एस के लिए। इसी तरह से हमको लिखना है, अब हमको करना नहीं है पर लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली किसमें, क्यू टू आर एंड एस टू पी। पर अब आप एक चीज ध्यान में रखें, जब हम क्यू टू आर और एस टू पी लेते हैं तो क्यू आर है, ये जो मान है ये तो जा रहा है प्लस जेड की दिशा में, और एस टू पी माइनस जेड की दिशा में है। ठीक है ना, परंतु क्यू टू आर के लिए संख्या बड़ी आएगी क्योंकि ये दूर है, और एस टू पी के लिए छोटी आएगी संख्या, तो इसलिए क्यू, ये जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको वो पॉजिटिव मिलेगा। पहले केस में ये संख्या बड़ी थी जो कि नेगेटिव थी, और ये संख्या छोटी थी पहले वाली। ठीक है, और दूसरे केस में उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ए डॉट डी एल सिमिलरली, है ना, सिमिलरली इंटीग्रल ए डॉट डी एल किससे कौन सा लेंगे, पी टू क्यू तो हो गया ये क्यू टू आर, ओके, प्लस इंटीग्रल ए डॉट डी एल कौन सा आगे रह गया, आर टू एस हो गया तो एस टू पी, ओके, एस टू पी ये हो गया। दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो किस दिशा में है, ये जेड दिशा में है ना, तो इसको हो जाएगा डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह वाई, और यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लो, डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये आ गया। तो अब यदि हम पूरे पे ले लें, अब हमको चारों भुजाओं के लिए मिल गया इंटीग्रल ए डॉट डीएल, तो अब अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डॉट डीएल पूरे सरफेस पी क्यू आर एस पे, दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का योग, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो दिस विल बी 1 प्लस 2, सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा वाई डेल्टा जेड। कोई डाउट बेटा यहां तक? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब चलें अपन, अब इसको लिखें। अब ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो किस दिशा में है, मैंने बताया था आपको, एक्स दिशा में।
क्षेत्रफल जो है वो x दिशा में, तो हमें यहाँ पे कर्ल A का घटक मिलेगा x दिशा में, कर्ल A का कंपोनेंट x दिशा में, राइट। और वो क्या होगा, दैट इज लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0 है, इंटीग्रल A डॉट dl PQRS divided by delta S, and that delta S is delta Y delta Z, तो इनके मान यदि अपन रख दें, so then this will be equal to delta AZ upon delta Y minus delta AY upon delta Z डेल्टा Y डेल्टा Z, और ये परिमाण जो होगा आपका दिस विल बी डेल्टा Y डेल्टा Z। तो ये कर्ल A का x घटक हो गया, डेल्टा Y डेल्टा Z यहाँ पे कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कर्ल A x, that will be equal to delta AZ upon delta Y minus delta AY upon delta Z। ओके, अब ये हमने को कर्ल A का x घटक मिल गया। इसी तरह से अब हम सिमिलरली हम y और z घटक लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए, सिमिलरली कर्ल A का y घटक, अब यहां पे देखिए x है, तो x के साथ नीचे देखिए y z, तो चलिए लिख देते हैं, तो साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये y है, तो y के साथ पहले आ जाएगा z, y के बाद z, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। ये डेल्टा AZ है, ये नीचे y है, y तो यहाँ z है, तो यहाँ z है, z के बाद x हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा AX, और ये हो जाएगा डेल्टा AZ, ठीक है, डेल्टा AX और डेल्टा AZ। देन सिमिलरली कर्ल A इसका z घटक, सो दैट विल बी z के बाद आएगा x, तो डेल्टा x माइनस ये आ जाएगा डेल्टा y, ठीक है, x के बाद y, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा AY, और ये आ जाएगा डेल्टा AX। तो ये हमने तीन इक्वेशन मिल गई, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। तो अब अपन कर्ल A लिख सकते हैं, कर्ल A will be equal to 4 plus 5, नहीं, इसमें अपने को वेक्टर भी डालना है, यूनिट वेक्टर, नो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, चलो उसको वैसे ही लिख देते हैं, 1 मिनट। This we can write as I cap कर्ल AX, ठीक है, तो दैट इज I cap इंटू डेल्टा AZ अपॉन डेल्टा Y माइनस डेल्टा AY अपॉन डेल्टा Z, ये x घटक लिख दिया हमने, प्लस J कैप डेल्टा AX अपॉन डेल्टा Z माइनस डेल्टा AZ अपॉन डेल्टा X, प्लस K कैप डेल्टा AY अपॉन डेल्टा X माइनस डेल्टा AX अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसको अपन जो है किस रूप में लिख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, I J K डेल्टा बाय डेल्टा X डेल्टा बाय डेल्टा Y डेल्टा बाय डेल्टा Z, और यहां पर AX AY AZ, इसको यदि आप सॉल्व करें, मैट्रिक्स आपको डिटरमिनेंट आती है अच्छे से, सो यू विल गेट द सेम थिंग। आप देख रहे हैं आई कैप अपने लिया, तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा AZ अपॉन डेल्टा Y माइनस
डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। तो इस तरह से ये बन गया एंड दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं अपन कर्ल ए दैट इज इक्वल टू आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स बिकॉज प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड क्रॉस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके, so this becomes your del cross A. This is your curl A. So this is how we prove that curl A is equal to del cross A. समझ में आ गया? जैसे अपन ने del dot A प्रूव किया था वैसे अपन ने यहां पर कर्ल A को प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? कोई शक? सर ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बताना एक बार। ये वाली कर्ल A जो लिखा हमने ये वाला, अब इसमें हाँ, देखो कर ले वाली सर। अच्छा ये वाली लाइन ना, इसमें देखो बेटा कर्ल ए है ना दैट इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप देखो, आई क्रॉस आई तो 0 होता है ना सर ओके, अब आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स तो पहला टर्म मिल गया अपने को, ये वाला पहला टर्म अपन ने ले लिया है, और दूसरे अब क्या बचे यहां पर क्रॉस आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, दो टर्म बचे आपके पास क्रॉस करने के लिए, कौन कौन से, ए वाई जे प्लस ए जेड के, यही बचे ना, एक बता देते हैं फिर आप बाकी का अपने आप कर लोगे। तो अब ये क्या बन गया आपका, है ये क्या बना, आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे के होता है, के होता है ना आई क्रॉस जे, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा एक्स के कैप पहले टर्म से इससे, और दूसरे से क्या बनेगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा आई क्रॉस के जे माइनस जे, के क्रॉस आई जे होगा बेटा, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है ना, तो आई क्रॉस के दैट विल बी माइनस जे, सो दिस विल बी माइनस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा एक्स जे कैप। समझ में आई बात? अब इसको देखो यहाँ पे हम ये टर्म बता दें आपको, ये जो अपने पास आया ये टर्म आया ये आ गया है ना, अब के के साथ कौन सा आया डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे देखो के साथ, यहाँ ऊपर आओ ये मैंने लाइन खींची है, के साथ है डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा एक्स, यस और नो? यस सर। हाँ, और यहाँ दूसरा टर्म देखो कौन सा दूसरा टर्म है अपना, डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा एक्स जे कैप, अब जे कैप के साथ देखो ये माइनस साइन के साथ है, तो ये देखो माइनस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा एक्स आ गया, आया, तो अपने को ये टर्म मिल गया और ये टर्म मिल गया ना। उसी तरीके से आपको जे और के के लिए करना है, ये जो जे है ये जे, इसके साथ इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और फिर के है जो इसके साथ तीनों का निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हर एक में दो दो टर्म आएंगे इस तरह से, जैसे इसके दो टर्म आए, और टोटल कितने 6 है ना इसमें, ऊपर वाली इक्वेशन कर ले की है कि नहीं, सर है ना, कर सकते हो या करके बताऊं? नहीं सर कर लेंगे। कर लोगे ना, अब समझ में आ गया ना कैसे आया, तो अब आपको जे Yes, sir. डेल्टा वाई के साथ निकाल लो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे क्रॉस के तो जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा, और आपको जे क्रॉस आई और जे क्रॉस के का निकालना पड़ेगा, और उसी तरह से के डेल्टा वाई डेल्टा जेड में के क्रॉस के 0 हो जाएगा, और आपको के का आई और जे के साथ निकालना पड़ेगा, तो हर एक के दो दो टर्म आ जाएंगे, तो इस तरह से आपको जो कर ले हमको मिला है ये जो रिलेशन मिला है वही रिलेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात? यस सर। ओके बेटा।